दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। परसों हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, स्वरों के सारे प्रकार पढ़ लिए थे। इसके बाद व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं आज। चलिए तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। यह स्वरों पर निर्भर होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर निर्भर होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क लिखा है, ये क को पहले हलंत लगाएंगे, आधा क बनाएंगे, फिर अ, लास्ट में अ जोड़ेगा, क प्लस अ, क बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। ठीक है। बिना स्वरों के व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे ये तिरछी रेखा दिख रही है ना, वही हलंत है। जैसे क ऐसे लिखते हैं, देखिए क, ख और ग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है वह उच्चारण के आधार पर व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं मतलब। फिर शुद्ध और मूल व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। उच्चारण के आधार पर भी व्यंजनों की संख्या 33 और शुद्ध या मूल व्यंजनों की संख्या भी 33। अगर लेखन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या पूछेगा तो वो हो जाएगी 39। और लेखन के आधार पर कुल वर्ण पूछेगा, वर्ण के प्रकार ही हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। कुल वर्ण होंगे 52 और 13 इसमें से स्वर होंगे, 39 व्यंजन होंगे। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन व्यंजनों के बारे में। अब बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार के बारे में। जो श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो स्पर्श वर्गीय व्यंजन होते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में, उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक कुल 25 व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो KTM 2 की बात करेंगे ना, अभी वही बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, वो पूरी टेबल समझ लेंगे। ये KTM 2, ये इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, पावर 25, ये ही स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। फर्स्ट ये कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन। उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, इसीलिए इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर मतलब स्वरों से मिलता जुलता ही इनका उच्चारण होता है, क्योंकि सांस का अवरोध कम होता है ना। संख्या इनकी 4 होती है, य र ल व। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन 3 लाइनों से हमेशा क्वेश्चन बन ही जाता है कि व्यंजनों से अगर क्वेश्चन बनता है तो या तो इनसे या क्षौत्रज्ञों या पूरी टेबल अभी बता देंगे, उनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। इन्हीं को संघर्षहीन स्वर भी कहा जाता है। यण स्वर भी इन्हीं का नाम है। य और व को अर्धस्वर, संघर्षहीन स्वर, यण स्वर भी कहा जाता है। जीवा संघर्ष नहीं करती इनके उच्चारण में। य और व बोलने में जीवा संघर्ष नहीं करती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर, संघर्षहीन स्वर या यण स्वर भी कहते हैं। र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है। य और व को तो अर्धस्वर, संघर्षहीन या यण स्वर कहते हैं। र को कहा जाता है लुंठित या प्रकंपित स्वर। ठीक है, और ल को कहते हैं, सॉरी, व्यंजन कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन, और ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर स्वर क्यों लिखा है हमने? स्वर इसीलिए लिखा है क्योंकि स्वरों से ही मिलता जुलता इनका रूप होता है य और व का। ठीक है, यहाँ भी यड़ स्वर लिखा है ना, जैसे अर्ध स्वर लिखा है, इसीलिए स्वर लिखा गया है उसके पीछे। नेक्स्ट है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। उच्चारण में वायु किसी स्थान पर घर्षण खाते हुए ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए इसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संख्या इनकी तालव्य शौ, मूर्धन्य शौ, दंत्य शौ और हो, 4 संख्या होती है इनकी। 4 प्रकार के होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। शौ को तालव्य, ये वाले शौ को मूर्धन्य और ये वाले शौ को दंत्य या वत्स्य। वत्स्य ऐसे लिखते हैं, हाँ, ये हिंदी वर्तनी में पूछा जाता है। और ह को कहते हैं स्वरतंत्रीय, काकल्य और अलिजीवीय व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट
उच्छिप्त, द्विगुण, ताड़नजात, विकसित या द्विपृष्ठ व्यंजन, इन्हीं के प्रकार हैं। ये एक ही नाम है। उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ, इसका वैसे अर्थ है उच्छिप्त मतलब। नेक्स्ट है, इसकी परिभाषा है, उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके से नीचे आती है, इसीलिए इसे द्विगुण, उच्छिप्त, ताड़नजात, विकसित या द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। दो दो पृष्ठ हो जाते हैं ना इसमें, ढ, ऊपर भी और नीचे भी, इसीलिए इसकी संख्या है 2, ड और ढ। मूर्धा से उच्चारण होता है इनका। इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। अब ये स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ऐसे ही लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। अगर क लिखना होता तो स्वर रहित इसके नीचे हलंत लगा सकते थे। अब इसको जो नुक्ता लगे रहता है ना, ये वाला, मतलब नुक्ता नहीं कहेंगे इसे, द्विगुण या फेंका चिन्ह कहते हैं। फेंका चिन्ह जो लगता है ना इनके नीचे, तो ये होता है अंतर इसमें, स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, इनका प्रयोग नए शब्दों की शुरुआत में या प्रथम वर्ण के रूप में नहीं होता है। ठीक है। डॉ, जो ये वाला डॉ होता है वो सघोष अल्प प्राण होता है, और जो अढ़ो होता है वो होता है सघोष महाप्राण होता है। इसके बारे में अभी टेबल से डिस्कस कर लेंगे, उससे बढ़िया समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन, जैसे शौ 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 ह तक तो पहुंच गए थे, फिर छ त्र ज्ञ स्र, इनके बारे में बात कर लेते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त स्वर यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, संख्या इनकी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। छ कैसे बनता है, क प्लस श, ये वाला श, हाँ, उससे मिलकर के श बनता है, श। फिर त्र, तो प्लस र, तो के नीचे हलंत लगाएंगे तभी होगा वो। नेक्स्ट, ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, जौ प्लस यों, इनको मिलकर के ज्ञ बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्र मतलब श प्लस र। ठीक है, हलंत लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम ह के बाद आता है। जो छ का क्रम है ना, ये छ, वो ह के बाद आता है, ह, छ, त्र, ज्ञ, ऐसे करके। ठीक है। और यहाँ पूछेगा तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क प्लस क के बाद आता है ना। देखिए, क प्लस श को मिलकर के श बनेगा, तो क के बाद आ रहा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम। ठीक है। फिर त्र का क्रम किसके बाद, तो के बाद आएगा। फिर ज्ञ का जौ के बाद आएगा, जौ प्लस यों होता है ना, जौ, तभी। ठीक है। स्र जो आएगा वो श के बाद आएगा, श, ये वाला श के बाद। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उच्चारण स्थान जो अभी मैं बता रहा था ना, वो यही है कि KTM 2 वाला। ठीक है। कंठ, सबसे फर्स्ट में कंठ के बारे में बात करते हैं। इस वर्ग के सभी ध्वनियों का उच्चारण गले से होता है। ठीक है, कंठ मतलब गला। इस वर्ग के सभी ध्वनियों का उच्चारण गले से होता है। जो मैंने के कंठ वाला बोला था ना, 5 के 5 व्यंजन वो हो जाएंगे, और उसके अलावा ये एक ह भी ऐड हो जाएगा उसमें। क वर्ग के सारे क, ख, ग, घ, अ, और ह को इसमें शामिल कर लिया जाता है कंठ से, जिसका उच्चारण होता है। ह को अलिजीवीय, काकल्य और स्वतंत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कहा जाता है ह को, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ, स्र तो वो तो संयुक्त व्यंजन है, वो एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, तभी हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कहा जाता है ह को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के बाद कंठ तालव्य। तालव्य को कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या तालव्य व्यंजन पूछेगा तो उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है इसमें। ठीक है। और चौ वर्ग के सारे व्यंजन इसमें आते हैं, और यो और शौ को भी ऐड कर लिया जाता है। चौ, छौ, जौ, झौ, यो और यो और शौ, ये सब तालव्य में आते हैं। इचु यशानाम तालुहु। ठीक हो गया, ई वाला ई वहाँ से हो गया, ई स्वरों से हो गया, और यशानाम तालु ये यो शौ, और चौ वर्ग का ये इचु यशानाम तालु।
ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट मूर्धन्य, मूर्धा से उच्चारण होता है इनका, ठीक है, मूर्धा से उच्चारण होता है। टॉ वर्ग का सारे व्यंजन इसमें आते हैं और जो द्विगुण व्यंजन आते हैं वो भी इसी में आते हैं, और श और रॉ, ये वाला श भी इसी में आता है, ठीक है। टॉ ठ डॉ ढ ण और अढौ और डॉ और अढौ, ठीक है, ये सब मूर्धन्य में आते हैं, श और रॉ भी। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु मतलब ऋतु होगा, हाँ, टॉ वर्ग तभी तो आएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री मतलब वहाँ का री आ गया, ये स्वरों का। टॉ मतलब टॉ वर्ग आ गया। रसाणाम मतलब रॉ और शॉ दोनों आ गए। मूर्धा मतलब मूर्धन्य से इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दंत्य, दांतों के पास से उच्चारण होता है दंत्य वर्णों का, जो दंत्य व्यंजन होते हैं। तो वर्ग के सारे व्यंजन इसमें आते हैं और सौ और लौ को भी ऐड कर लिया जाता है इसमें। तो थो दो धो नौ दंत्य व्यंजनों में आते हैं और सौ और लौ, देखिए तुलसा नाम तालु ना, तुलसा नाम दंत्य, ठीक है। तो वर्ग के सारे और लौ और सौ, देखिए लौ और सौ दोनों ही मिल जा रहे हैं, और नाम तालु यानी मतलब दंत्य से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। ओष्ठ्य, इस वर्ण के सभी ध्वनियों का उच्चारण होठों से होता है, ओठ या होठ भी लिखा सकता है आप। ओष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं फिर? पौ वर्ग के सारे व्यंजन ओष्ठ्य व्यंजन हैं, ठीक है। पौ फ ब भ म, ये सारे ओष्ठ्य व्यंजन हैं। इसका सूत्र है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठ, ठीक हो गया, इसका सूत्र है। ऊ वाले और पौ वर्ग के सारे इसमें ही आते हैं। नेक्स्ट है वत्स्य, ये क्वेश्चन आता है वत्स्य कैसे लिखते हैं करके। वत्स्य व्यंजन क्या होते हैं? उच्चारण दांत और होठ, दांत और मसूड़ों से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो हैं वर्ण कौन कौन से हैं? शौ रौ लौ, सरल, ठीक हो गया, वत्स्य व्यंजन है। दंतोष्ठ, अब इसमें बात करते हैं दंतोष्ठ के बारे में। उच्चारण दांत और होठों से होता है, इसमें आते हैं दो व्यंजन, वो और फो। फो कौन सा वाला? नुक्ता चिन्ह जिसके पीछे लगा होता है, नीचे लगा होता है, ये वाला चिन्ह, ठीक है, वो दंतोष्ठ में आता है, फो। नेक्स्ट है श्वास या प्राणता या बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इनके बारे में कल बात कर लेंगे, आज वीडियो खल्ली लंबी भी बन जाएगी और इतना समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा लंबी खींच दूंगा तो वैसे ही आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल बात करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और जितने भी व्यंजनों के प्रकार होते हैं ना उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कल ये व्यंजन वाला टॉपिक भी समाप्त हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ हो जाएगा, कल व्यंजन वाला टॉपिक भी समाप्त कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।